नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। कोरिया से खबर है जहां पे जनपद पंचायत बैकुंठपुर के सीईओ से पूछताछ हुई है। ईडी ने की है राधेश्याम से 9 घंटे की पूछताछ। दस्तावेजों को ईडी की टीम ने खंगाला है। ईडी राधेश्याम को लेकर रायपुर रवाना हुई है। बड़ी जानकारी आज प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर यह दबिश ईडी की तरफ से दी गई थी। और इस डेवलपमेंट में देखिए, राधेश्याम से करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई है। दस्तावेजों को ईडी ने खंगाला है और फिलहाल आपको बता दें कि राधेश्याम को रायपुर लेकर गई है ईडी की टीम। कोरिया से ये ब्रेकिंग न्यूज। तो आज प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर पूर्व सरकार में मंत्री अनिला भेड़िया के ठिकानों पर भी दबिश दी गई थी। और फिलहाल ये जानकारी कोरिया से निकलकर सामने आ रही है, जहां पे देखिए राधेश्याम से 9 घंटे की पूछताछ हुई। उसके बाद से ईडी की टीम रायपुर लेकर गई है राधेश्याम को। शाहजहांपुर आईटीआई कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और हंगामे के दौरान कॉलेज स्टाफ और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई है। दरअसल एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में साफ सफाई का अभाव होने के साथ ही कॉलेज में अनियमितताओं समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। तो वहीं जब कॉलेज प्रबंधन की ओर से आश्वासन दिया गया तो कार्यकर्ता शांत हुए। हमारा कहना था कि यहाँ पर जो स्वच्छता है पूरे देश प्रदेश में, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी जो स्वच्छ भारत मिशन लेके चल रहे हैं, उसकी 1% झलक इस आईटीआई कॉलेज में नहीं दिखती है। हमने देखा, कॉलेज को भ्रमण करा तो जहाँ छात्र पढ़ते हैं वहाँ पर कबूतर रहते हैं और कबूतर का गंदगी फैली रहती है। हमारी बहनें छात्राएं जो हैं उनके लिए उचित व्यवस्था नहीं है वॉशरूम जाने के लिए। इसके कारण आज प्रिंसिपल का घेराव करा। उन्होंने कुछ समस्या बताई कि साफ सफाई नहीं है और एक दो बच्चों के जो नाम कट गए थे। अब क्या है कि यहाँ बच्चों के क्या है कि 6 महीने तक बच्चा नहीं आया तो उसको नाम काट देते हैं। मतलब बच्चों को वैसे तो नियमानुसार हम क्या है उसको 3 सूचना देते हैं। तो इसके बारे में ये लोग आए थे, हमको ज्ञापन भी दिया है इन्होंने, या कुछ डेट बनाने के संबंधी ज्ञापन दिया है। और कुछ क्या है कि संस्था 40 साल पुरानी है, तो अब क्या जो वर्कशॉप में है उसके जो जालदान के आज फूट गए तो उसमें क्या हमने भी 3-4 क्विंटल जाली मंगा के रख दी। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या है कि उसमें कबूतरों में पहले से जो निवास कर रही है वो एकदम से आसानी से जा नहीं रही है, तो थोड़ी भीड़ कहीं थी। जैसे संस्था में 2 सफाई कर्मी है और वो बिल्कुल रेगुलर सफाई करते हैं, फिर भी कभी कभी कहीं ना कहीं भीड़ आ जाती है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। एकलव्य विद्यालय को ग्राम पंचायत जमथान में संचालित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय जमथान में स्वीकृत हुआ है, पर यह विद्यालय जनकपुर में संचालित हो रहा है। इसके विरोध में क्षेत्र में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, तो वहीं मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन का अल्टीमेटम दिया। और हम लोग यही मांग करने आए हैं सर कि हमारे गांव में विश्वविद्यालय मतलब एकलव्य विद्यालय जमथान में ही बने। और हम शासन से बहुत दूर तक मांग कर चुके हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इस चीज़ के लिए। एकलव्य विद्यालय को लेकर के धरना प्रदर्शन किए हैं, जो केंद्र द्वारा केंद्र शासित एकलव्य विद्यालय है और वो हमारी जो एकलव्य विद्यालय ग्राम पंचायत जमथान के नाम से जनकपुर में संचालित हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा एकलव्य विद्यालय जो जनकपुर में संचालित हो रहा है वो हमारे ग्राम पंचायत जमथान में ही संचालित हो। ऐसा बोला जा रहा है कि जमथान में ज़मीन नहीं है, तो हमारे पास शासकीय भूमि 75 एकड़ ज़मीन है और उसके साथ साथ हमारे ग्राम पंचायत जमथान में आवासीय विद्यालय के लिए अभी वर्तमान में संचालित करने के लिए बहुत बड़ा भवन भी है, स्कूल है और उसमें रहने के लिए हॉस्टल भी है। जमथान के नाम से स्वीकृत हुआ है, वो जनकपुर में संचालित हो रहा है। हमारी मांग यही है कि मतलब जमथान में संचालित हो। हमारे पास बिल्डिंग भी है, अतिरिक्त बिल्डिंग है। बिल्डिंग के साथ साथ कहते हैं कि ज़मीन नहीं है। ज़मीन 76 एकड़ ज़मीन ग्राम पंचायत जमथान में उपलब्ध है, रेमलू की ज़मीन।
बिलासपुर में युवक के शव मिलने के मामले में परिजनों ने हंगामा किया और दोबारा पोस्टमार्टम किए जाने की मांग की है। दरअसल युवक का शव फांसी से लटकता मिला था, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से परिजन असंतुष्ट है, जिसको लेकर परिजनों ने हंगामा किया और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। साथ ही मामले में संदिग्ध शख्स को भी छोड़ने का पुलिस ने आरोप लगाया है। पुलिस पर मामला तखतपुर थाना क्षेत्र के बेलसरी गांव का है, जहां पे एक दुकान की शेड में युवक का फंदे से लटकता हुआ शव मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या है, मेरा लड़का जो है उसको जोरापारा के रास्ते में मार के लटका दिया। जोरापारा तखतपुर थाने से है, मैं बेलसरी से हूँ, राजू खान लेकर। लड़के को मार के लटका दिया गया है और उसको कोई अभी तक मतलब पीएम हुआ था, 60 पीएम लिए थे वहाँ, उसमें लटक के गला दबने से मौत होने का ऐसा लिखा गया है। जबकि प्रथम दृष्टिया देखने से आत्महत्या नहीं लग रहे हैं, वो मर्डर ही लग रहे हैं। इसको आत्महत्या कर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के वहाँ के पीएम से मेरे को संतुष्टि नहीं मिला, इसलिए दूसरा पीएम के लिए हम लोग यहाँ सिमस में आए हैं और सबके मैं चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले। कोंडागांव जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पे जिले के बरकई गांव में नवविवाहित युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। 2 दिन पहले युवक की शादी हुई थी। अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बरकई निवासी अशोक पांडे थाना कर बताया कि उसका छोटा भाई बीती रात खुद के ही खेत में जो पेड़ था उस पर जाकर फांसी लगा लिया है, जो मर्ग पंचनामा और जांच में लिया गया। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच की तथा शव को पीएम हेतु सीएचसी रवाना कर दिया गया है। मृतक का नाम तरुण पांडे है और परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले ही उसकी शादी हुई है, अभी जांच जारी है। रायगढ़ की बात करते हैं, जहां पे एक युवक ने परिचित युवती को किडनैप करके उसके परिजनों से 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते युवक की पुलिस ने जो है युवक को 24 घंटे में ही धर दबोचा है। युवक ट्रेडिंग में काफी पैसा गंवा चुका था, इसी के चलते उस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया। उसके जो परिचित के कमलेश्वर पटेल, पिता स्वर्गीय मनोहर पटेल, 20 वर्ष, महुआपाली थाना चंद्रपुर का रहने वाला है। वो शेयर मार्केट ट्रेडिंग का काम करता है, जिससे उसे 60-70 हजार का लगभग नुकसान हो गया। इस बात का तकलीफ था उसे और वो अपने दोस्तों को कहा कि चलो मेरे साथ घूम के आते हैं, और वो उसे बिलासपुर लेकर गया। बिलासपुर के एक होटल में उसने उसे कमरे में उसका मोबाइल को छीन लिया और हाथ पे पट्टी बांधा और उसका फोटो खींचकर बोलने लगा कि मुझे जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब तुम्हारे घर वाले करेंगे। और जो आरोपी है वो वहां पर नहीं मिला, जिसके बाद तलाश की जा रही थी, जो बिलासपुर सरकंडा में डीएसपी अभिनव उपाध्याय सर की टीम को मिला, जिसे गिरफ्तार कर थाना चक्रधर नगर लाया गया, जिसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के उपरांत जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर से निमाड़ में रेलवे लाइन की मांग तेज हो गई है। निमाड़ में ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति ने रेल लाइन की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल के साथ धरना प्रदर्शन किया। ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना करके अपनी मांगों को रखा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में राज्य कुंभ कल्प के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य कुंभ के लिए जिले में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और गरियाबंद, धमतरी और रायपुर पुलिस के 1000 जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है। पुलिस को हाईटेक सुरक्षा उपकरणों से लैस किया गया जा रही है और थाना राजिम क्षेत्र में जो 2024 का राजिम कुंभ कल्प मेला आयोजन चल रहा है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सभी चौक चौराहे पर बल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष फोर्स की तैनाती ज्यादा है। साथ ही साथ
सीसीटीवी कैमरा भी अत्यधिक लगे हुए हैं पिछले साल की तुलना में। इसके साथ ही थाना राजिम पुलिस द्वारा मेला प्रारंभ होने से पहले ही थाना क्षेत्र के गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश एवं पिछले सालों के जो चोर गिरोह हैं उन पर लगातार दबिश दी गई। उनको थाना तलब कर सख्त हिदायत दी गई है कि किसी प्रकार की कोई ऐसी अपराध किए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तेलिया क्वालिटी के सागौन के लिए मशहूर बैतूल जिले को देश में अलग पहचान मिली है, लेकिन इन दिनों बैतूल जिले का सागौन वन माफिया की पहली पसंद बना हुआ है। बैतूल जिले के पश्चिम वन मंडल की सांवलीगढ़ रेंज की चुनाजुरी बीज में सैकड़ों सागौन के हरे भरे पेड़ों को सागौन माफिया धड़ल्ले से काट रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं है। हद तो तब हो गई जब सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई के सबूत मिटाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी पेड़ों के जड़ों में आग लगा रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण सागौन माफिया और अधिकारियों में मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। डीएफओ ने यहाँ पे कार्रवाई की बात कही है। 3 महीने में जंगल कटता रहा और बड़े साइज के पेड़ काट दिए गए। क्या लगता है सर आपको कि मतलब इस क्षेत्र में बीट गार्ड, रेंजर, इन लोगों के दौरे नहीं होता? चुनाजुरी जो क्षेत्र है स्पेशली सांवलीगढ़ का, ये काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र है और वहाँ पे हम लोग इसलिए ज़्यादा सघन गश्ती करेंगे। भविष्य में और हमने कुछ टप्पा भी बनवाए हैं जिससे कि ऐसी गतिविधियों पे लगाम लगाई जा सके एंड इसकी जल्द ही उचित कार्रवाई करते हुए जांच कंप्लीट की जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम वन मंडल की सांवलीगढ़ रेंज में। सांवलीगढ़ रेंज में अवैध कटाई बड़े पैमाने पे हुई है और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो सागौन का जंगल है ये बेशकीमती सागौन का जंगल है, जहाँ से पे एक एक वृक्ष जो है 100-100 साल पुराने हैं और इस जंगल को जो है सागौन माफिया की नजर लग गई है। हालात ये है कि जो वन माफिया यहाँ आके इत्मीनान से बैठ के जंगल में कटाई करते हैं, आरे से कटाई करते हैं और साक्ष्य छुपाने के लिए या तो ठूंठों को जो है जमींदोज कर देते हैं या जला देते हैं। जिम्मेदारों का रवैया ऐसा है कि यहाँ आज तक जिस तरीके के साक्ष्य मिले हैं उससे ये लगता है कि नाकेदार आते हैं और ना ही कोई अधिकारी। हमारे साथ जो शिकायत करता है, जिन्होंने पहले भी शिकायत की है, उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ किस तरीके से ये अवैध सागौन माफिया सक्रिय है और ये पूरा माल कहाँ जाता है, कैसे खपता है। बताइए जो जंगल है कैसे कट रहा है, कितना पुराना जंगल? ये जंगल तो बहुत पुराना है। हम नहीं थे इसके पहले का जंगल है और अभी हमारे देखते भर में भी ये जंगल बहुत अच्छा बड़ा शानदार जंगल था, लेकिन आज इस जंगल की स्थिति को अगर देखी जाए तो ऐसा लगता है कि यहाँ वीरान हो गए। ये हरा भरा जंगल था, बहुत सारे पेड़ थे सर, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाता है तो इतनी कटाई हो रही है, ये समझ में नहीं आता कि हमारे अधिकारी क्या करते हैं। अधिकारियों का कोई ध्यान है न, उनकी कोई नजर है न, कोई मतलब है, और सारी लकड़ियां बेच दी जाती है। ये लकड़ी बेचने वाले को जाएगी इतनी तो किसान लोग ले जाते भी नहीं, न किसानों को आवश्यकता होती भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये लकड़ी कहीं ना कहीं जरूर अधिकारी के द्वारा बेची जाती है और बड़े पैमाने में आरे से पेड़ कटते हैं, उनको मिटाने के लिए अंगार लगा दी जाती है और वो विभागीय अधिकारी जिन भी आदमियों को भेजते हैं उनको भेज करके और कुल्हाड़ी से उसको परिवर्तन कर देते हैं आरे से कटने वाले पेड़ को, और उनको जला करके और वहीं जमींदोज कर देते हैं। अभी कितने पेड़ आते हैं? लगभग अभी भी मैंने यहाँ जो पेड़ देखे हैं उसमें 100 से ऊपर ही पेड़ पाए जाएंगे, और अभी अगर पूरे जंगल का निरीक्षण किया जाए तो 200, 300, 400, 500 की तादाद तक पेड़ हो सकते हैं कटे वाले, जिसमें भी बरसात के बाद से अभी तक ही अगर आप गिनेंगे तो 200-300 पेड़ से ऊपर कट गए। अभी ग्रामीण मोहन यादव जी ने हमें जिस तरीके से बताया उससे तो यही लगता है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अकील अहमद, एनडीटीवी, बैतूल। जबलपुर के बाजना मठ के पास बेसहारा वृद्धों के लिए 2 करोड़ 59 लाख की लागत से रहवास बनाया था। ये रहवास 3 साल में बनकर तैयार हुआ है, जिसका चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण भी किया, लेकिन ये भवन लोकार्पण के बाद भी 8 महीने से बंद पड़ा है। इस 2 मंजिला भवन को आधुनिक साज सज्जा के साथ बनाया गया है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते अभी तक बंद पड़ा है। ऐसे में बुजुर्गों को पुराने भवन में ही रहना पड़ रहा है।
पुरानी बिल्डिंग है वृद्धाश्रम की, वो भी चालू हालत में है। उसमें वो 100 सीटर है और 100 से ज़्यादा वृद्ध वहाँ रुके हुए हैं। इसके बगल में जो नई बिल्डिंग बनी है वो 50 सीटर है। तो अभी विचार ये चल रहा है कि जो पुरानी बिल्डिंग के लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए या नए एडमिशन्स को उसमें रखा जाए। इस पर हम 1-2 दिन में निर्णय ले लेंगे और इसका उपयोग चालू करेंगे। ये जबलपुर का वृद्धाश्रम है। यहाँ पर वृद्धों को रहने के लिए एक सर्व सुविधा युक्त आश्रम बनाया गया था। इस शिलान्यास पत्थर के अनुसार इसकी लागत 2,59,00,000 रुपए थी और शिवराज सिंह चौहान ने और जो मध्य प्रदेश शासन के उस समय मंत्री थे गोपाल भार्गव ने इसका उद्घाटन 10 जून 2023 को किया था। 10 जून 23 से आज 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस वृद्धाश्रम में अभी भी वृद्धों को शिफ्ट नहीं किया गया है। बस इसी तरह से लाइट जल रही है, लिफ्ट चालू है, पर आश्रम में गंदगी फैल चुकी है। जगह जगह आप देखेंगे कि जगह जगह पर मकड़ी के जाल लग गए हैं। क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई नहीं की जाती है, इस तरह से गंदगी से इसको रखा गया है और साफ सफाई ना होने के पीछे कारण यह है कि यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। ये जो रूम बनाए गए हैं ये वृद्धों के हिसाब से बनाए गए हैं। इसमें लैट्रिन बाथरूम अटैच की गई है और लाइट पंखा सब व्यवस्था है, तैयारी पूरी है। आप देख रहे हैं कि सब कुछ तैयार है, सब कुछ रेडी है, बस इंतजार है तो यहाँ फर्नीचर लगाया जाए और फिर उन वृद्धों को यहाँ शिफ्ट किया जाए जिनके लिए आश्रम बनाया गया है। यहाँ की जो प्रभारी अधिकारी है उनका अभी 3 महीने पहले ही यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, तो अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं कि ये क्यों बनाया गया है आश्रम और आखिर यहाँ वृद्धों को क्यों शिफ्ट नहीं किया जा रहा। उनका ऐसा मानना है कि इस बात के लिए जिला पंचायत की जो CEO मैडम है वो बता पाएंगी कि आखिर यहाँ पर इस आश्रम को बना देने के बाद इसे अभी तक ऐसा खाली क्यों छोड़ा गया है। ये पीछे एक हॉल बनाया गया है, इस हॉल को में एक रंगमंच का निर्माण किया गया है। ये रंगमंच जो है उन लोगों के लिए जो वृद्ध हैं उनके शाम के लिए जो भजन कीर्तन और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए है। बहुत सारी झाड़ियाँ लग गई हैं, गंदगी चारों तरफ व्याप्त है। ये पीछे एक जनरेटर भी रखा गया है। अभी तक तो किसी को ये जानकारी नहीं है कि कब वृद्ध यहाँ पर आएंगे और इस बड़ी बिल्डिंग का लोकार्पण हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों। ये कब आबाद होगी अभी ये कोई भी बताने वाला नहीं है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। कोरिया में खराब मौसम के चलते खरीदी केंद्र में खुले में रखी धान की बोरियां भीग गई है और बोरियों में रखा धान अंकुरित हो गया है, जिसका सीधा नुकसान समिति प्रबंधक और स्टाफ को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस नुकसान की भरपाई समिति प्रबंधक और स्टाफ के जिम्मे में होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने पहले भी ये सवाल उठाया था कि खुले में पड़ा धान भीग कर खराब हो सकता है। उस वक्त जवाब मिला कि जल्दी धान की बोरियों को हटा दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अभी 40,000 के लगभग डीओ जारी हो चुका है, तो जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाएगा। ये सवाल हमने 18 फरवरी यानी कि आज से ठीक 12 दिन पहले उठाया था। तब कहा गया था कि जल्द ही धान की बोरियों का उठाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साफ है कि लापरवाही हुई और बेमौसम बारिश में धान भीगकर अंकुरित हो गया। ये हाल छत्तीसगढ़ की ज्यादातर धान खरीदी केंद्रों का है। दूर तक फैली अंकुरित धान की बोरियां, ये तस्वीर कोरिया के सलबा धान खरीदी केंद्र की है। यहाँ सैकड़ों क्विंटल धान पड़ा हुआ है। खरीदी केंद्र में पर्याप्त शेड की व्यवस्था भी नहीं है, जिसकी वजह से धान खुले में पड़ा हुआ है और बारिश होने पर भीगकर उपज गया। आपको बता दें, कोरिया जिले में 12,42,653 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। इसमें अब तक 8,17,642 क्विंटल धान का उठाव हो सका है। वहीं 4,25,010 क्विंटल धान खरीदी केंद्रों पर ही पड़ा खराब हो रहा है।
जिम्मेदार विभाग की लापरवाही से ही सरकारी धान का नुकसान हुआ है। अगर वक्त पर उठाव हो जाता तो बारिश में धान भीगकर खराब नहीं होता। कोरिया से मनोज सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भिंड से खबर है, जहां पे प्रतापपुरा गांव में एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से 2 महीने की बच्ची की जान चली गई है। दरअसल बच्ची के परिजन बच्ची को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए थे, जहां पे डॉक्टर ने बच्ची को पिलाने के लिए सिरप दिया था। अब परिजनों का आरोप है कि दवा पिलाने के बाद बच्ची की तबीयत और खराब हो गई, जिसके बाद से परिजन बच्ची को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और जहां पे अस्पताल के डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित किया। बच्चा पहले सही था, जो बच्चे को पिलाई है 2 घंटे में उसकी बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ गई। उसको तुरंत भिंड लेके आए, भिंड डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का यूनिवर्स नाम है। पिताजी का नाम? दीपू सिंह। उम्र कितनी है बच्चे की? बच्चे की 2 महीने। 2 महीने। तो कब लेकर गए थे बच्चे को, क्या दिक्कत आई? कल लेके गए थे 2 बजे के टाइम पे, 29 तारीख दोपहर 2 बजे। हाँ। फिर उसके बाद 2 घंटे में उसकी हालत खराब हो गई। भिंड लेके आए। कौन से डॉक्टर ने उपचार किया है वहाँ पे गाँव में? डॉक्टर मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में इन दिनों बिगड़ैल हाथी को पालतू बनाने की कवायद चल रही है। कान्हा में बीते दिनों अनूपपुर से लाए गए गुस्सैल हाथी को काबू में किया जा रहा है। इसके लिए पार्क के दूसरे हाथियों का सहयोग लिया जा रहा है, तो वहीं पशु चिकित्सक सहित 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस जंगली हाथी को 8 से 10 महीने में पालतू बना लिया जाएगा। पार्क प्रबंधन का कहना है कि पहले भी उन्होंने बिगड़ैल हाथी को सफलतापूर्वक पालतू बनाया था, जो पार्क में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पशु चिकित्सकों का कहना है कि इस तरह से कार्य साउथ इंडिया में किए जाते हैं, जो बहुत बड़ी चुनौती रहती है। पहले कहां से पकड़े करो। कान्हा में पूर्व में एक जंगली हाथी को पकड़ के यहाँ लाया गया था, जिसको सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रेन कर दिया गया था, और वो आज के समय हमारे पेट्रोलिंग में काफ़ी सहायता कर रहा है और वो अच्छे से घुल मिल गया है हमारी टीम के साथ में। तो उस सफलता को देखते हुए इस हाथी, एक ये जो जंगली हाथी है अनूपपुर में, उसको भी ट्रेनिंग के लिए कान्हा भेजने का निर्णय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के स्तर से किया गया था। उस परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पे क्रॉल की मरम्मत करी, क्रॉल को पूरा सुदृढ़ किया ताकि जहाँ पे उसको रखा जा सके हाथी को, और उपयुक्त रूप से उसको ट्रेन किया जा सके। क्रॉल में रखने के बाद शुरुआती दिन काफ़ी उसके एग्रेसिव रहते हैं, चूँकि उसका वाइल्ड नेचर रहता है, तो वाइल्ड नेचर के कारण जो है उसका जो स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है कि वो अपने आप को थोड़ा इंजुरी करता है इस क्रॉल में। उसका हम इलाज करते हैं, उसकी लगातार हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं किस तरह का व्यवहार है, और उसके साथ एक जो प्रेम संबंध बनाया जाता है, एक जो है आदमी और उसके बीच में एक जो है बॉन्डिंग विकसित की जाती है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इस समय रोजाना बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा हो रहा है। महाशिवरात्रि से पहले महाकाल मंदिर में 9 दिन की शिवरात्रि शुरू हो गई है। रोजाना बाबा महाकाल अलग अलग स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, तो वहीं शिव नवरात्रि के दूसरे दिन बाबा महाकाल को शेषनाग का मुकुट धारण कराकर उनका श्रृंगार राजा स्वरूप में किया गया है। महाकाल के श्रृंगार में भांग, सूखा मेवा, फल और रजत के शेषनाग से श्रृंगार किया गया। नवरात्रि, महाशिवरात्रि की नवरात्रि चल रही है। आज दूसरा दिन है, भगवान का श्रृंगार हुआ है। माता पार्वती, गणपति, पार्वती, कार्तिक स्वामी विराजमान है। भगवान शंकर का लेपन हो रहा है हल्दी से और केशर चंदन से हो रहा है। इस प्रकार से आज दूसरे दिन के दूल्हे बने हुए भगवान महाकालेश्वर, भगवान का विशाल स्वरूप आज नजर आ रहा है। आज महापर्व का दिन है, 1 मार्च का दिन है। आज उज्जैन में भी विक्रम उत्सव शुरू हुआ है और डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान महाकाल का आशीर्वाद से आज से मेला शुरू किया है। आज नवरात्रि का मेला आज यहाँ भी हो रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।